बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। स्टूडेंट्स, मैं हूं आफ्ताब तारिक। आज हम उन तमाम स्टूडेंट्स की परेशानी को सॉल्व करने के लिए जो है वो यहाँ मौजूद हैं कि जिन स्टूडेंट्स ने फर्स्ट टाइम अकाउंटिंग पढ़नी होती है और उनको जो है वो इस बात की परेशानी का सामना करना पड़ता है कि जनाब मुझे अकाउंटिंग समझ नहीं आ रही। उसकी एक वजह ये हो सकती है कि उनकी बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो ठीक नहीं होते। दूसरा, उनके लिए ये इशू भी होता है बाज़ औक़ात कि इंटर में उन लोगों ने एफएससी, आईसीएस, एफए वगैरह जो है उसको लिया होता है और वो जब बैचलर में आते हैं तो वो फर्स्ट टाइम अकाउंटिंग पढ़ रहे होते हैं तो उनको जो है वो प्रॉपर तरीके से अकाउंटिंग समझ नहीं आ रही होती। तो आप इस वीडियो को मुकम्मल देखें, इंशाअल्लाह ताला आप इस वीडियो को कंप्लीट देखने के बाद खुद में एक चेंज फील करेंगे अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। आप इस वीडियो के बाद खुद ये फील करेंगे कि हमें जो है वो जिन कंफ्यूजन का सामना था वो अब खत्म हो चुकी है और अब हमारा अकाउंटिंग का सफर जो है वो बड़ा स्मूथली शुरू हो चुका है। तो हम बात को शुरू करते हैं कि अकाउंटिंग समझते हुए, अकाउंटिंग करते हुए जब हम फर्स्ट टाइम इस सब्जेक्ट को पढ़ रहे होते हैं तो हमारे कॉन्सेप्ट जो है ना वो क्लियर नहीं होते। इस वजह से हमें अकाउंटिंग जो है वो समझ नहीं आती। तो किन कॉन्सेप्ट्स का बेहतर होना जो है वो जरूरी है, अच्छे तरीके से समझ आ जाना जरूरी है ताकि आपके लिए अकाउंटिंग जो है वो आसान हो जाए। उन कॉन्सेप्ट्स की बात जो है वो सबसे पहले करते हैं। आप इंशाल्लाह इस वीडियो को एंड तक देखेंगे तो आप जो है वो खुद में ये फील करेंगे कि हाँ अब अकाउंटिंग जो है वो हमें समझ आना शुरू हो चुकी है। तो आप जब भी अकाउंटिंग को पढ़ना स्टार्ट करें तो सबसे पहले अपने बेसिक कॉन्सेप्ट्स को ओके करें। वो बेसिक कॉन्सेप्ट्स कौन से हैं उनकी यहाँ पर बात करते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स, आपके पास जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो आपके पास एसेट्स हैं। आपको एसेट्स का पता होना चाहिए। एसेट्स किनको कहते हैं डिटेल में सीखने के लिए इन तमाम कॉन्सेप्ट्स की मैंने सेपरेट 1 बाय 1 वीडियोस भी बनाई हुई है, आप उसको भी देख सकते हैं। लेकिन यहाँ हम एक समरी जो है वो लेके चलेंगे कि अकाउंटिंग जो है वो सीखना किस तरह से आसान जो है वो हो सकती है। तो सबसे पहले आपने कॉन्सेप्ट्स के ऊपर काम करना है। सबसे पहला कॉन्सेप्ट आपको जो बहुत पक्का आना चाहिए वो है एसेट्स। एसेट्स कहते हैं असासाजात को। बिजनेस के अंदर एसेट्स किसको कहते हैं? मैं यहाँ बिल्कुल सादा जो है वो लैंग्वेज इस्तेमाल करूंगा, सादा अल्फाज इस्तेमाल करूंगा, एक बिल्कुल जर्नलाइज सा जो है वो आपको कॉन्सेप्ट दूंगा ताकि आपके लिए अकाउंटिंग जो है वो इजी हो जाए। तो एसेट किसको कहते हैं भाई? हर वो चीज जिससे बिजनेस ने फ्यूचर में फायदा हासिल करना हो उसको एसेट कहते हैं। तो आप दो लफ्ज जो है वो याद रख ले। वो क्या कि एसेट किसको कहेंगे? जिससे फायदा लेना हो, जिससे फायदा लेना हो बिजनेस में, उस चीज को हम एसेट कहते हैं। जिसकी एग्जांपल हमारे पास लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, फिक्सचर, ये बहुत सारी जो है वो हमारे पास इसकी एग्जांपल्स हैं, कैश वगैरह। तो एसेट्स जो है वो जब आपको पता चल गया कि जनाब हर वो चीज जिससे बिजनेस ने फ्यूचर में फायदा हासिल करना है वो एसेट है, तो दूसरा कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए और वो आपके पास है एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस स्टूडेंट्स वैसे तो अखराजात को कहते हैं। आप और मैं एक बड़ी जो मिसअंडरस्टैंडिंग है जिसमें पड़े रहते हैं, जिसकी वजह से हमें अकाउंटिंग जो है वो सही से समझ नहीं आती, वो ये वजह है कि हमारा एक्सपेंस का कॉन्सेप्ट भी सही से क्लियर नहीं होता। आप और मैं शायद यही समझते हैं कि जो एक्सपेंस है वो जेब से पैसे चले जाने का नाम है। हरगिज बिजनेस में, अकाउंटिंग में ऐसा नहीं है कि आपकी जेब से पैसे चले जाएं तो वो एक्सपेंस है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। एक्सपेंस की डेफिनेशन आप जो अकाउंटिंग के अंदर करेंगे वो ये होगा कि जिससे आप फायदा ले चुके हैं। तो मैं स्टूडेंट्स यहाँ दो अल्फाज साथ में उर्दू के इसलिए ऐड कर रहा हूँ ताकि आपके लिए अंडरस्टैंडिंग इजी हो जाए। आप अगर लिखना भी चाहें तो लिख सके फायदा ले चुके हो तो वो आपका एक्सपेंस होता है। मैं आपको इसकी एग्जांपल देता हूँ। एग्जांपल ये है कि जनाब हमने 3000 रुपया एक टीचर को दिया, यानी जनाब हमें जो है वो पढ़ा दें 1 महीने का, तो एक दिन का कितना हो गया? 100 रुपया। जब हमने उसे पहले दिन ही गए और जाके 3000 रुपया पकड़ा दिया तो हम ये समझते हैं शायद ये 3000 हमारा एक्सपेंस है, खर्चा हो गया। ना ना, हमने दिया 3000 है लेकिन अभी पढ़ा सिर्फ 1 दिन है। तो वो जो 1 दिन पढ़े ना
इसका जो 100 रुपया हमारा खर्च हुआ है वो हमारा एक्सपेंस है, और जो 2900 रुपीज का भी हमने फायदा ले रहे हैं वो हमारा एसेट है। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट थे। इनके बाद अगर हम अपने अगले कॉन्सेप्ट की बात करें तो वो हमारे पास है लायबिलिटी। लायबिलिटी हम किसको कहेंगे जी? लायबिलिटी कहते हैं जिम्मेदारी को, कर्जे को। आपके जिम्मे जो आज बात है, आपने किसी भी शख्स के जो पैसे पे करने हैं वो आपकी जो है वो लायबिलिटी है। आप इसको कर्जा कह लें या आप इसको जनाब जिम्मेदारी कह लें, यह आपकी लायबिलिटी है। एग्जाम्पल जनाब, आपने जो है वो टीचर को पेमेंट कर दी है और अभी सिर्फ 1 दिन पड़ा है, तो आपने जितना पढ़ लिया वो आपका एक्सपेंस हो चुका, आप फायदा ले चुके हैं 1 दिन का 100 रुपए का, और आपने 2900 का अभी फायदा लेना है। वो आपके लिए तो एसेट है क्योंकि आपने फायदा लेना है, और वो उस टीचर के लिए जो है वो लायबिलिटी है क्योंकि वो आपसे एडवांस में पैसे ले चुका है। अब उसके ऊपर ये जिम्मेदारी है कि उसने आपको पढ़ाना है। ये एक लायबिलिटी की एग्जांपल है। दूसरा, आप किसी से कर्जा ले रहे हैं अपने दोस्त से, आपने कहा जनाब हम जो है वो आपको 2 दिन बाद जो है वो 500 रुपया वापिस कर देंगे। आपको दोस्त से कर्जा मिल गया, आपने अभी तक वो कर्जा वापिस नहीं किया, तो वो कर्जा जो है वो भी आपके लिए जो है वो लायबिलिटी है। ये बेटा हमारे पास लायबिलिटी का कॉन्सेप्ट। इसके बाद आपका रेवेन्यू का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। तो रेवेन्यू हम किसको कहते हैं? रेवेन्यू बेटा हम कहते हैं आमदनी को। इनकम इसका दूसरा जो है वो नाम है। रेवेन्यू किसको कहते हैं? प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज व्हिच अ बिजनेस रिसीव फ्रॉम इट्स कस्टमर। एक बिजनेस अपने कस्टमर से जो प्राइस लेता है, किस चीज की? सर्विसेज की। भाई मैं पढ़ा रहा हूं, बदले में मैं पैसे ले रहा हूं, तो वो मेरा रेवेन्यू है। और एक शख्स चीजें सेल कर रहा है, वो सेल कर रहा है तो उसका वो सेल करना जो है वो उसके लिए रेवेन्यू है। रेवेन्यू का सादा सा कॉन्सेप्ट ये है, हर वो काम जिससे आपकी आमदनी में इजाफा हो जाए उस काम को हम क्या कहेंगे? रेवेन्यू। मिसाल के तौर पे चीजें सेल करना एक काम है, तो वो सेल जो है वो रेवेन्यू है। ठीक है, आपसे आप जो है वो किसी से कोई कमीशन रिसीव करते हैं, तो वो कमीशन रिसीव करना आपके लिए रेवेन्यू है क्योंकि इससे आपकी इनकम में इजाफा हो जाता है। इसके बाद मेरे भैया हमें बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कैपिटल जो है वो इसके मुतालिक भी ज़हन में रखना है। कैपिटल वैसे तो कहते हैं सरमाया को। बिजनेस का मालिक बिजनेस के अंदर जो भी पैसे इन्वेस्ट करता है बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए या बिजनेस को जो है वो एक्सपेंड करने के लिए, वो उसका क्या है? कैपिटल। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अब थोड़े से मजीद जो है वो अहम कॉन्सेप्ट वो कौन कौन से हैं? मैं अभी सिर्फ 5 कॉन्सेप्ट्स की मजीद बात करूंगा और उनको थोड़ा जल्दी से जो है वो वाइंड अप करने की कोशिश करूंगा। वो 5 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हमारे पास डेटर एंड क्रेडिटर है। डेटर और क्रेडिटर। भाई डेटर और क्रेडिटर जो है ये भी हमारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स में शामिल है। डेटर कौन लोग हैं? डेटर वो लोग हैं जिनसे हमने पैसे लेने हैं, जिनसे पैसे हमने लेने हो उनको हम कहते हैं ये हमारे डेटर हैं। और जिनसे पैसे लेने हो उनसे तो हमने फायदा लेना होता है, और जिनसे फायदा लेना हो वो तो हमारे एसेट होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि डेटर जो है ये एक एसेट होता है। इसी तरह क्रेडिटर वो लोग हैं जिनको पैसे देने हो वो हमारे जो है वो क्रेडिटर होते हैं, और जिनको पैसे देने हो वो तो हमारी जिम्मेदारी होती है। इसका मतलब ये हुआ कि क्रेडिटर जो है ये एक लायबिलिटी है। इसके बाद भैया हमें बहुत अहम जो है वो कॉन्सेप्ट सीखने की जरूरत है। वो हमारे पास है गुड्स। गुड्स उन चीजों को कहते हैं जिनको हम खरीदे ही इसलिए कि हमने इनको बेच देना है। मिसाल के तौर पे मेरे पास ये सामने फर्नीचर पड़ा है, ये मेरे पास व्हाइट बोर्ड है, क्या मैंने इसलिए परचेज किया है कि मैंने इसको बेच देना है? तो इसका जवाब है नहीं जी, मैंने इसलिए परचेज नहीं किया। इसका मतलब ये गुड्स नहीं है। लेकिन जिस दुकानदार से ये मैं खरीद के लाया उसके लिए ये गुड्स है, क्योंकि उसने तो खरीदा ही इसलिए था कि उसने इसको बेच देना है। तो इसका मतलब गुड्स वो चीज होगी जिसको बिजनेस में इसलिए खरीदा जाए कि हमने उसको सेल करके तो फिर पैसे कमाने हैं, तो आप उसको गुड्स कहते हैं। गुड्स को खरीदना परचेजिस कहलाता है, और गुड्स को बेचना सेल्स कहलाता है। ये बड़ी अहम बात है, ये अपने पल्ले से बांध ले, आपके लिए ज्यादा इजी हो जाएगा। तो ये वो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं। जब आपको ये समझ आ चुकी कि एसेट, एक्सपेंस, लायबिलिटी, रेवेन्यू, कैपिटल क्या है, डेटर, क्रेडिटर,
सेल परचेज गुड्स किसको कहते हैं, तो फिर आप आगे मूव करें। अब अगला स्टेप जो है वो अकाउंटिंग सीखने का आपका स्टार्ट हो जाएगा, वो है रिकॉर्डिंग का। और रिकॉर्डिंग से पहले अगर एक कॉन्सेप्ट की बात कर लें तो उसे हम कहते हैं बिजनेस ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन किसको कहते हैं, बाय डीलिंग बिटवीन टू पर्सन इन विच मनी इज आल्सो इन्वॉल्व। आप जो है वो टीचर के पास गए और जाके टीचर से कहा सर मैंने आपसे पढ़ना है। सर ने कहा ठीक है जनाब आप मेरे पास आए, मैं 3000 आपसे पर मंथ लूंगा। आपने 3000 रुपीज टीचर को दिया, पढ़ना स्टार्ट कर दिया, ये आपकी ट्रांजैक्शन हो गई है। आप जनाब मार्केट में गए, फर्नीचर खरीदा, पेमेंट कर दी, आपकी ट्रांजैक्शन है। ट्रांजैक्शन किसी भी बिजनेस इवेंट को कहते हैं। कोई भी जो काम हुआ हो उसके अंदर पैसों का ताल्लुक हो, पैसे शामिल हो, उसको जो है हम क्या कहते हैं कि ये एक बिजनेस इवेंट है, उसको ट्रांजैक्शन कहते हैं। तो हमने अकाउंटिंग के अंदर सबसे पहले जो चीज सीखनी है स्टूडेंट्स, वो हमने सीखनी है कि रिकॉर्डिंग जो है वो किसे कहते हैं। ये रिकॉर्डिंग अगर हमें अच्छे से समझ आ जाएगी, अकाउंटिंग इजी हो जाएगी। आपकी अकाउंटिंग की जान रिकॉर्डिंग है। दुनिया का समझ ले 80-90% आपकी अकाउंटिंग जो है वो आपकी रिकॉर्डिंग के ऊपर बेस करती है। सर रिकॉर्डिंग मतलब, और भैया रिकॉर्डिंग का मतलब है हमारे पास जर्नल बनाना। बिजनेस के अंदर कोई भी इंपॉर्टेंट इवेंट जब हुआ होता है, जो हमारा इकोनॉमिक इवेंट होता है, इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म हुई होती है, कोई ट्रांजैक्शन हुई होती है, तो उस ट्रांजैक्शन को नोट करना ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। उसको रिकॉर्डिंग करने के लिए हम क्या बनाते हैं, जर्नल। देखिए वैसे तो जर्नल बनाना रिकॉर्डिंग करने के लिए हर शख्स जो है वो अपना एक तरीका इस्तेमाल करता है। क्या क्या तरीका इस्तेमाल हो सकता है जनाब, सादा उर्दू में लिखा जा सकता है। आपने देखा होगा किराना स्टोर वाले के साथ अगर आपका उधार चल रहा है तो उसमें उसका आपका नाम ऊपर लिखा होता है और नीचे लिखा होता है कि भाई जनाब गोल्ड लीफ लेके गया, तो जनाब भाई ने स्टिंग पी, तो इतने इतने पैसे और ये डेट, इस तरह से लिखा होता है। जब आपसे जाके पेमेंट करते हैं वो उसको क्रॉस कर देता है, या ये रिकॉर्डिंग है। लेकिन बिजनेस के अंदर रिकॉर्डिंग के लिए, अकाउंटिंग के अंदर रिकॉर्डिंग के लिए जर्नल बनाया जाता है। और भाई जर्नल बनाने के कुछ रूल्स हैं। दुनिया में कोई भी काम करना हो तो उसके कुछ रूल्स होते हैं। उन रूल्स को हमने जो है वो इस्तेमाल करके वो काम करना होता है। बिल्कुल इसी तरह हमने जब रिकॉर्डिंग करनी है, मतलब हमने जब जर्नल बनाना है, तो उसके भी कुछ रूल्स हैं। उन रूल्स को कहा जाता है रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। अब रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट को सीखते हुए सबसे बड़ी गलती जो एक स्टूडेंट करता है ना, वो ये समझता है शायद आने का नाम डेबिट है और जाने का नाम जो है वो क्रेडिट है। बिल्कुल गलत है। डेबिट का अपना मतलब आना और जाना नहीं है, ना ही क्रेडिट का मतलब जनाब आपके पास से चीज चली गई तो आप क्रेडिट करेंगे और आपके पास चीज आ गई तो आप डेबिट करेंगे। बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। आप इस चीज को अपने दिमाग से डिलीट कर दें अगर आप वाकई अकाउंटिंग सीखना चाहते हैं। तो सर फिर डेबिट का मतलब क्या है भैया? डेबिट जब आता है हमारे एसेट्स और एक्सपेंसेस के साथ, तो इसका मतलब होता है इंक्रीज। ये जो एरो ऊपर है इसका मतलब इंक्रीज है। आपके एसेट्स और एक्सपेंसेस जब भी बढ़ते हैं तो आप उसको डेबिट करते हैं, और आपके एसेट्स और एक्सपेंसेस जब भी कम होते हैं तो हम उसको क्रेडिट करते हैं। ये हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट है। इसके बाद आपके रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट की बात अगर मजीद आगे बढ़ाएं, इसके बाद मैं एग्जांपल दूंगा, मजीद जो है वो आपको अंडरस्टैंडिंग होगी। तो वो नेक्स्ट ये है कि हमारे पास लायबिलिटी, उसके बाद जनाब रेवेन्यू और कैपिटल, इनमें जब भी इंक्रीज होगा तो हम इसको बोलेंगे ये क्रेडिट हो गए हैं, और जब भी इसमें डिक्रीज होगा तो हम इसके लिए डेबिट वर्ड यूज करेंगे। तो देख लें आपके सामने, डेबिट का मतलब ये तो नहीं है जनाब इंक्रीज हो गया, और डेबिट का मतलब ये भी नहीं है कि डिक्रीज हो गया। हाँ, डेबिट जब किसके साथ आएगा, एसेट और एक्सपेंस के साथ, फिर इसका मतलब होगा कि एसेट आपके इंक्रीज हुए हैं। और जब डेबिट आया लायबिलिटी, रेवेन्यू और कैपिटल के साथ, तो उसका मतलब डिक्रीज हो जाएगा। मैं अब एक एग्जांपल देता हूं। जनाब हमने अभी भी बात की है कि एसेट में इंक्रीज हो तो उसको क्या करेंगे, डेबिट। मिसाल, भाई मुझे एक बच्चे ने पैसे दिए, मेरे पास कैश आया। अब सबसे पहले मैं ये तय करूंगा कैश मेरे लिए क्या है इन 5 चीजों में से। तो भैया मेरे पास कैश है, कैश मेरा एसेट है, तो मैं अब आपके सामने सिर्फ इतना बोलने लगा हूं, मेरा कैश डेबिट हुआ। तो फौरन से एक बच्चा कहता है सर जी अमीर हो गए हो। भाई उसे कैसे पता चला कि मैं अमीर हो गया हूं? क्योंकि वो भी अकाउंटिंग का स्टूडेंट था।
उसे इसलिए पता चल गया कि कैश जो है ना, सर ने बोला मेरा कैश डेबिट हुआ है, और उसने रूल ये पढ़ा हुआ है कि जब भी एसेट बढ़े ना तो उसको डेबिट किया जाता है, और कैश क्योंकि एक एसेट है और एसेट में इजाफा हो तो उसको डेबिट किया जाता है। और सर मेरे सामने ये कह रहे हैं कि मेरा कैश डेबिट हुआ है, इसका मतलब सर का कैश बढ़ा है। भाई मेरे पास 10 कुर्सियां कमरे में पड़ी हैं, मैं 2 नई खरीद के लेके आया, अब मैं बोलूंगा मेरी चेयर्स डेबिट हुई हैं। भाई चेयर्स डेबिट कैसे हुई हैं? क्योंकि चेयर्स जो है ये एसेट है, और एसेट का रूल ये है कि एसेट में जब भी इंक्रीज हो तो हम उसे डेबिट करते हैं। तो क्योंकि चेयर्स एसेट है लिहाजा चेयर्स के ऊपर भी वही रूल लगेगा जो एसेट का है। एसेट का रूल है एसेट में इंक्रीज हो तो डेबिट, तो इसलिए मैं कह रहा हूं मेरी चेयर्स डेबिट हुई, जिसका मतलब है सीधा सा भाई फर्नीचर आपका बड़ा है। तो याद रखें, आप जो है इस बात को ज़हन से निकाल दें कि डेबिट मतलब इजाफा और क्रेडिट मतलब डिक्रीज ना। ये सिर्फ उस वक्त होगा जब एसेट के साथ आएगा। एसेट के साथ डेबिट आए, अब कोई भी एसेट ले ले, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, कैश, बैंक, डेटर, ये सारे आपके एसेट्स हैं। आपके एसेट्स जब भी बढ़ेंगे आप कह सकते हैं हमारे एसेट डेबिट हुए हैं। जब भी एसेट्स में कमी होगी आप कह सकते हैं आपके एसेट्स जो है वो क्रेडिट हुए हैं। लेकिन जब बात होगी लायबिलिटी, रेवेन्यू और कैपिटल की, तो फिर आपको ये कहना पड़ेगा कि लायबिलिटी जब बढ़ती है तो क्रेडिट होती है। एग्जांपल मैं आपके सामने कहता हूँ, यार मेरी लायबिलिटी बहुत ज्यादा क्रेडिट हो रही है, तो आपने फौरन से समझ लिया कि लायबिलिटी कर्जे को कहते हैं, और सर कह रहे हैं मेरी लायबिलिटी क्रेडिट हो रही है, इसका मतलब सर के ऊपर कर्जा बढ़ रहा है। मैं कहता हूँ यार मेरी लायबिलिटी डेबिट होती है, हो गई है, तो आप कहेंगे सर मुबारक हो। भाई ये मुबारक का मतलब क्योंकि आपको ये पता चल गया कि आप सर अपनी लायबिलिटी अदा कर रहे हैं, सर के जिम्मे जो कर्जे थे वो सर ने अदा कर दिए हैं, तो इसलिए सर कह रहे हैं लायबिलिटी जो है वो डेबिट हो गई है। तो लायबिलिटी के डेबिट होने का मतलब है कर्जा कम होना, और लायबिलिटी के क्रेडिट होने का मतलब है कर्जा बढ़ जाना। मैं आपको कहता हूँ यार मेरा रेवेन्यू क्रेडिट हो रहा है, आप कहते हैं सर जी आप माल कमा रहे हैं। भाई कैसे पता चला कि मेरी आमदनी में इजाफा हुआ है? क्योंकि मैंने ये बता दिया, रूल हमने ये पढ़ लिया। रूल क्या पढ़ा कि रेवेन्यू में जब भी इंक्रीज होगा तो क्रेडिट होगा। तो मैंने जब ये कह दिया कि मेरा रेवेन्यू इंक्रीज हुआ है, इट्स मीन कि मेरे पास पैसा आ रहा है, मेरी आमदनी बढ़ रही है। तो याद रखिएगा रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, जितनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी उतनी अच्छी जो है वो आपको अकाउंटिंग आएगी। तो ये अच्छी अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको अकाउंटिंग के बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लेना बहुत जरूरी है। बात को थोड़ा मजीद आगे बढ़ाएं तो हमने बात की कि जनाब जर्नल सीखने के लिए, रिपोर्टिंग सीखने के लिए जर्नल बनाना है, और जर्नल बनाने के कुछ रूल्स हैं, उन रूल्स को कहते हैं रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। तो जब आपको ये रूल्स भी समझ आ चुके तो आप फिर आप मूव करें अपने जर्नल के टॉपिक के ऊपर। तो भैया जर्नल जो है वो जितना अच्छा आपको आता होगा उतनी आपके लिए अकाउंटिंग जो है वो इजी हो जाएगी। तो जर्नल का फॉर्मेट, डेट, पार्टी, लेफ्ट, डेबिट, क्रेडिट, जर्नल की प्रॉपर मैंने एक वीडियो भी बनाई हुई है, आप वहां से भी इसको अच्छे से समझ सकते हैं। लेकिन मेक श्योर कि आपको रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट और बेसिक ये चीजें पता है। हमेशा अकाउंटिंग की इब्तिदा यहीं से होगी। जितनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी उतना आपके लिए जो है वो अकाउंटिंग इंशाल्लाह इजी हो जाएगी। तो जिन बच्चों को ये शिकायत है कि जनाब हमें अकाउंटिंग नहीं आती, वो बच्चे कुछ भी ना करें, मास्टर है इसके कि वो अपने बेसिक कॉन्सेप्ट्स के ऊपर फोकस करें। डेफिनेशन याद करने का मतलब हरगिज़ ये नहीं होता कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर करने का मतलब आपको कोई पंजाबी में भी पूछे ना कि बताओ एसेट क्या होता है, तो आप उसे फौरन से बता दें, इसका मतलब आपके कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर है। तो आप कॉन्सेप्ट्स के ऊपर काम करें, बेसिक यही चीजें हैं, इनको अच्छे से जो है वो खंगालें। फिर आप बात करेंगे कि जनाब हमारे जर्नल जो है वो कैसे होगा। जर्नल हो जाएगा तो आपको बिल्स ऑफ एक्सचेंज भी आ जाएगा, जर्नल हो जाएगा आपको बैंक रिकॉन्सिलिएशन भी समझ आ जाएगी, रटा उसमें भी नहीं लगाना पड़ेगा। क्या अनप्रेजेंटेड चेक डेबिट होते हैं, तो क्यों डेबिट होते हैं वो आपको नहीं पता होता, तो ये उस वक्त पता चल जाएगा जब आपको जर्नल आता होगा। फिर उसके बाद जनाब आपका रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का टॉपिक है, तो वो भी अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। तो जितने भी अकाउंटिंग के चैप्टर्स जो इसके ऊपर बेस करते हैं, बीकॉम 2 के अंदर आप जनाब ब्रांच अकाउंट पढ़ते हैं, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट पढ़ते हैं, आप कंसाइनमेंट पढ़ते हैं, आप जो है वो अकाउंटिंग फॉर डिबेंचर्स और शेयर्स करते हैं। ये सारी चीजें आपके लिए इजी हो जाती हैं जब आपको जो है वो जर्नल एंट्री आती है।
जर्नल एंट्री जो है वो आपकी अकाउंटिंग की जान है। मैं एक जर्नल एंट्री सिर्फ आपके सामने यहाँ रखता हूँ। अगर आपको जर्नल एंट्री इस तरह से आती है जिस तरह से मैं यहाँ बात करने लगा हूँ, इसका मतलब आपको जो है वो अकाउंटिंग आती है और काफी हद तक आपका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर है। तो मैं यहाँ एक कॉन्सेप्ट लिखता हूँ। कॉन्सेप्ट जनाब मैं एक ट्रांजैक्शन लिखता हूँ। ट्रांजैक्शन है परचेज कार्ड फ्रॉम अली ऑन क्रेडिट। हमने अली पर क्रेडिट्स पर जो है वो कार खरीदी, अली से क्रेडिट पर कार खरीदी, उधार कार खरीदी। जब हमने उधार कार खरीदी तो जर्नल एंट्री क्या पास होगी? बड़े सारे बच्चे ये बता रहे होंगे कि जनाब कार अकाउंट डेबिट, अली क्रेडिट। बिल्कुल दुरुस्त आपने बताया, लेकिन क्यों डेबिट? भाई कार को हम अगर डेबिट कर रहे हैं तो क्यों डेबिट कर रहे हैं? हम अगर यहाँ पर अली को क्रेडिट कर रहे हैं तो क्यों क्रेडिट कर रहे हैं? अगर हमें ये क्यों का जवाब आता है तो हमें जर्नल आता है, और अगर जर्नल आता है तो अकाउंटिंग जो है वो आपको समझ आना स्टार्ट हो चुकी है। सुने जी, हमने कार को क्यों डेबिट किया? हाँ बिल्कुल, हमने कार को इसलिए डेबिट किया कि कार एक एसेट है, हमने इससे फायदा लेना है, और जिससे फायदा लेना वो एसेट होता है। तो हमने कार खरीदी, कार हमारा एसेट, हमारे एसेट में इजाफा हुआ, इसलिए हमने कार को डेबिट कर दिया। क्यों डेबिट किया? कि कार जो है ये हमारा एसेट है और हमारा एसेट इंक्रीज हुआ है। ये जो ब्रैकेट में मैंने लिखा है ये है जी कार आपका एसेट, एसेट में इंक्रीज हो तो हम उसे डेबिट करते हैं। और हमने क्रेडिट किसको किया? हमने क्रेडिट किया जनाब अली को। अली को क्रेडिट क्यों किया? क्योंकि अली जो है ये इस वक्त हमारे लिए एक लायबिलिटी है और हमारी लायबिलिटी में इजाफा हुआ है। मैं जरा थोड़ा सा मजीद एक्सप्लेन करूं। भाई हमने अली से जो है वो कार खरीदी और अली को हमने पेमेंट करनी है, और जिसको पेमेंट करनी है वो उसको तो हम क्रेडिटर कहते हैं, और क्रेडिटर एक लायबिलिटी है, और लायबिलिटी में जब भी क्या हो जनाब इजाफा तो हम उसको क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। तो ये मेरे भाई हमारे पास जो है वो अकाउंटिंग का बेसिक कॉन्सेप्ट है जो जर्नल है असल में। तो मैं अपनी बात को जो है वो यहाँ पर वाइंड अप करता हूँ। एक चीज मेक श्योर कर लें कि आपको जर्नल आता हो, और जर्नल इस तरह से आता हो कि कोई आपको रीजन पूछे ना कि हमने इसको डेबिट क्यों किया है तो फौरन से आप उसे बता सके। ये जो आप कहे ना कि हमने कार खरीदी, हमारे पास कार आई इसलिए डेबिट, ये गलत है। हम पूरी बात करेंगे। हमने कार खरीदी, कार हमारा एसेट, हमारे एसेट में इजाफा हुआ इसलिए डेबिट। और जनाब हमने अली को क्यों क्रेडिट किया? अगर कोई ये कहे कि हमने अली के पैसे देने इसलिए क्रेडिट, ठीक है, लेकिन ये बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। बिल्कुल दुरुस्त ये है कि जनाब हमने अली को पैसे देने हैं, ये हमारा क्रेडिटर है, क्रेडिटर एक लायबिलिटी होती है, लायबिलिटी में इजाफा होता है हम उसे क्रेडिट देते हैं इसलिए क्रेडिट किया। तो स्टूडेंट्स कॉन्सेप्चुअल अकाउंटिंग सीखने के लिए आफ्ताब अत्तारी ऑफिशियल के साथ जुड़े रहें और सब्सक्राइब करना हरगिज़ मत भूलें। थैंक यू सो मच।